व्यूवर्स, वेलकम टू नॉलेज टीवी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर को एज अ ड्रामाटिस्ट। यानी विलियम शेक्सपियर के बारे में हम सुनते रहते हैं कि ही वाज अ वेरी जीनियस एंड ग्रेटेस्ट पोएट, बट ही वाज आल्सो अ जीनियस एंड ग्रेटेस्ट प्ले राइटर। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इनके इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं ड्रामास के हवाले से, और इसके अलावा मुख्तलिफ उनके जो ड्रामेटिक वर्क्स के जो पीरियड्स हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है और नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ हमारी और भी लेक्चर्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से चैनल के ऊपर मौजूद हैं, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर की इंग्लिश ड्रामास के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन ड्रामा का जो पीरियड है या जो रेनेसा पीरियड है उसके एक बड़े प्रोमिनेंट राइटर हैं। एलिजाबेथन ड्रामा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर के हवाले से मैं अलग अलग दो वीडियोस बना रहा हूँ चूँकि ये बड़े टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो बाकी यानी कि प्रोमिनेंट फिगर्स थे इस दौर के, यानी एलिजाबेथन जो ड्रामा है इस एज के, तो उनके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, वो भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। विलियम शेक्सपियर जिनकी लाइफ जो है वो 1564 में से स्टार्ट होके 1616 तक थी। इस दौरान इन्होंने बहुत सारे ग्रेटेस्ट जो है वो वर्क्स लिखे। इसमें यानी कि इनको यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो है जी कि एज अ ड्रामाटिस्ट इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। तो एलिजाबेथन एज के अंदर जो ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट की जब हम बात करते हैं तो उनमें विलियम शेक्सपियर का नाम यानी बड़े नामों के अंदर शामिल होता है। क्रिस्टोफर मार्लो के बाद इनके नाम की सबसे ज़्यादा अहमियत है और इन्हीं के हाथों से कहते हैं कि इन हुज हैंड्स द रोमांटिक ड्रामा रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स, यानी कि जो रोमांटिक ड्रामास जो अपने क्लाइमैक्स को पहुंचा तो वो शेक्सपियर की वजह से ही पहुंचा। जैसा कि कहते हैं कि हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं जानते कि, लेकिन कहते हैं कि ये बड़ा एक कि इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर एजुकेशन जो है वो एज अ यानी कि हासिल की है या नहीं, जैसा कि बाकी जो उस दौर के बाकी ड्रामाटिस्ट थे। लेकिन इनकी बहुत ही शानदार किस्म की जो अचीवमेंट्स हैं वो एक इनिजमा रही हैं तमाम स्कॉलर्स के लिए, यानी आज के दौर तक भी, कि किस तरह से एक आम शख्स जो है वो एक शहर रोज़ी कमाने आता है और किस तरह से वो अपने आप को एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट के तौर पे अपनी पहचान बना लेता है। तो कहता है इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री हाउ अ कंट्री बॉय पुअर एंड अनएजुकेटेड हु केम टू लंदन इन सर्च ऑफ ऑड जॉब टू स्क्रैप अ लिविंग could reach such heights in dramatic literature। वही बात कर रहा है जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी। Endowed with a marvelous imaginative and creative mind, he could put new life into old familiar stories, यानी पुरानी स्टोरीज को लेते थे, उन्हीं के अंदर ही नई जान पैदा कर देते थे, उन्हीं कैरेक्टर्स को एक नए अंदाज में प्रेजेंट कर देते थे। यानी इनके अंदर एक बाय बॉर्न ये एक क्वालिटी मौजूद थी और उनको एक बड़ा चमकदार, बड़ा एक गहरा यानी कि गहरी सोचों और गहरे एहसासात वाले कैरेक्टर्स जो है वो बना देते थे। तो इसी वजह से शेक्सपियर को एक बहुत ज़्यादा हाईली गिफ्टेड प्ले राइटर जो है वो कहा जा सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा इन स्पाइट ऑफ द मीगर मटेरियल वी हैव गॉट अबाउट हिज लाइफ वी कैन सरमाइज दैट ही मस्ट हैव अंडरगॉन प्रॉपर ट्रेनिंग, फर्स्ट एज एन एक्टर, सेकंड एज अ रिवाइजर ऑफ द ओल्ड प्लेज एंड द लास्ट एज एन इंडिपेंडेंट ड्रामाटिस्ट। तो तीन बातें यहाँ पे कर रहा है जी। कहता है कि अगर जो हमें थोड़ा बहुत मटेरियल मिला है इनकी लाइफ से तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले तो इन्होंने यानी कि ओल्ड प्लेस को पढ़ा, उनको समझने की कोशिश की, फिर उनको यानी कि रिवाइज किया और एक एक्टर के तौर पे भी उनको यानी कि देखा जा सकता है एक्टिंग के हवाले से, और तीसरा ये है कि वो फिर आखिर में इंडिपेंडेंट ड्रामाटिस्ट जो है वो बने। उन्होंने इसके अलावा जो बाकी ड्रामाटिस्ट थे उस दौर के उनके साथ भी काम किया और उनसे भी सीक्रेट्स इस काम के सीखे। तो इसके अलावा कहते हैं कि उन्होंने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया ड्रामास को और ड्रामा की जो आर्ट थी उसको, और बिल्कुल डिटेल से मिनटली जो उसकी डिटेल है उसको यानी कि सीखा, जिन जिन लोगों के साथ भी उनका ताल्लुक बना। और इसके अलावा हिज ड्रामेटिक आउटपुट मस्ट देयरफॉर हैव बीन द रिजल्ट ऑफ हिज नेचुरल जीनियस। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि इनके जो ड्रामेटिक वर्क्स हैं वो बेसिकली क्या है, इनकी अपनी जो नेचुरल जीनियस थी, एक जो नेचुरली इनके अंदर मौजूद थी उसकी वजह से, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स बड़े जानदार किस्म के और बड़ी एक यानी कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग्स एंड इमोशंस को अरोज करने वाले होते थे।
ठीक है। इसके अलावा एज वेल एज ऑफ अ हार्ड वर्क एंड इंडस्ट्री, यानी सख्त मेहनत भी इन्होंने की और उससे इन्होंने अच्छे कैरेक्टर्स क्रिएट करने की कोशिश की। इनके जो नॉन ड्रामेटिक पोइट्री है, जिनमें के 2 इनकी नैरेटिव पोएम हैं, जिनमें के वेनिस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ द ल्यूक्राइस, और इसके अलावा इनकी 154 सॉनेट्स हैं। तो शेक्सपियर ने 37 प्लेज भी लिखे हैं, ठीक है। 154 सॉनेट्स लिखी हैं, 2 नैरेटिव पोइट्री की, नॉन ड्रामेटिक पोइट्री जो है वो नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं, और इसके अलावा 37 इनके प्लेज हैं, जो कि ऑलमोस्ट जितने भी हैं सारे प्लेज इनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनके जो काम हैं एज अ ड्रामाटिस्ट वो तकरीबन 24 साल पे फैले हुए हैं, ठीक है, जो कि तकरीबन 1588 से स्टार्ट होते हैं और 1612 तक, यानी 24 ईयर्स जो है वो इन्होंने प्लेज के ऊपर कॉन्टिन्यूसली काम किया। और इनका जो काम है वो जनरली डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स, उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला जो पीरियड है वो 1577 से 1593 तक है, और कहता है कि दिस वाज द पीरियड ऑफ द अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क। शुरू के इनके जो तजर्बाती काम थे, to this period belong to the revision of the old plays as 3 parts of Henry VI and Titus Andronicus, his first comedies, Love's Labour's Lost, The Two Gentlemen of Verona, The Comedy of Errors, and A Midsummer Night Dream, his first chronicle play Richard III, अ यंग प्लेफुल ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट। ये इनके इंपॉर्टेंट कामों को इसने रेफर किया, और शुरू के इनके एक्सपेरिमेंटल काम थे, और ज़्यादातर इन्होंने ओल्ड प्लेस को रिवाइज करने के बाद जो है उन्हीं प्लेस को नई फॉर्म दी। सेकंड पीरियड जो है इनका 1594 से 1600 तक है, और ये सेकंड पीरियड जो है शेक्सपियर की ग्रेट कॉमेडीज़ जो है वो उसमें इसके दौरान इन्होंने लिखी, जिसमें कॉमेडीज़, ग्रेट कॉमेडीज़ भी थी और क्रॉनिकल प्लेज भी थे, जैसे कि रिचर्ड II, जॉन, किंग जॉन, द मर्चेंट ऑफ वीनस बहुत इनका मशहूर है, हेनरी IV काफ़ी मशहूर है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, हेनरी V, ठीक है, द टेमिंग ऑफ द शैरो, द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर, ठीक है, मच अडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, एंड ट्वेल्थ नाइट भी इनका काफ़ी मशहूर है। These plays reveal Shakespeare's great development as a thinker and technician. They show the maturity of his mind and art. यानी इस दौर में इनकी जो maturity of mind and art है वो इन plays के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि अपनी developed form में नज़र आई, और काफ़ी ज़्यादा creativity इन्होंने अपने इन plays के अंदर दिखाई। थर्ड पीरियड इनका जी 1601 to 1608। टू द थर्ड पीरियड बिलोंग शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज, यानी अब थर्ड पीरियड के अंदर इनकी सबसे जो ज़बरदस्त किस्म की ट्रेजेडीज़ हैं वो इन्होंने लिखी हैं, एंड सॉम्बर और बिटर कॉमेडीज़, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तल्ख कॉमेडीज़ भी इन्होंने लिखी हैं, कुछ क्रिटिकली इन्होंने चीज़ों को जो है वो पेश करने की कोशिश की है। दिस इज इज पीक पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ हिज थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पर इनकी थॉट्स और एक्सप्रेशन जो थे वो अपनी पीक के ऊपर नजर आए, यानी बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी का इजहार यहाँ पे इन्होंने किया। ही इज़ मोर कंसर्न्ड विद द डार्कर साइड ऑफ द ह्यूमन एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव पैशंस। तो इन वर्क्स के अंदर इन्होंने ह्यूमंस की जो डार्कर साइड है यानी नेगेटिव साइड है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की, और इंसान के जो तबाही पर मबनी जो उसके जज्बात हैं उनको पेश करने की कोशिश की है। जैसे कि ओथेलो के अंदर जो ओथेलो का कैरेक्टर है वो इसी तरह की एक एग्जाम्पल है। Even in his in this the tone is grave and there is a great emphasis on evil। तो evil के ऊपर बहुत ज़्यादा emphasis है और इनकी टोन भी काफ़ी ज़्यादा grave है यहाँ पे। The play of this period are Julius Caesar, Hamlet, All is Well That Ends Well, Mayor for Mayor, Troilus and Cressida, Othello, King Lear, Macbeth, Antony and Cleopatra, कोरियोलेनस एंड टाइमन ऑफ एथेंस। ठीक है, इसमें ओथेलो का कैरेक्टर मैंने और आपको बताया, और किंग लियर का आपको 2 कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं जिनमें के स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ चली जाती हैं। जो इनका फोर्थ पीरियड है 1608 से 1612 तक, तो इसमें कहता है टू फोर्थ पीरियड बिलोंग द लेटर कॉमेडीज आर ड्रामेटिक रोमांसेस। इसमें अब कुछ कॉमेडीज हैं, कुछ ड्रामेटिक रोमांसेस हैं। हियर द क्लाउड सीम टू हैव बीन लिफ्टेड एंड शेक्सपियर इज इन चेंज मूड। अब यहाँ पे आके फिर उनका लाइफ का जो एक मूड था वो चेंज हो गया। उनकी राइटिंग्स में भी नज़र आया कि दोबारा से उनकी राइटिंग्स के अंदर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यानी कि वो लिखने लगे। पहले वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली चीज़ों को देख रहे थे, अब वो फिर लाइटर मूड में आ गए। Though the tragic passions still play their part as in the third period,
द ईविल इज नाउ कंट्रोल्ड एंड कंकर्ड बाय द गुड। अब वो ईविल को कंट्रोल हो गया और कंकर्ड हो गया, अब कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव चीजें जो है वो होने लग गई। द टोन ऑफ द प्ले इज ग्रेशियस एंड टेंडर एंड देयर इज अ डिक्लाइन इन द पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट्स। ठीक है, लेकिन पावर ऑफ एक्सप्रेशन और थॉट्स के अंदर कुछ थोड़ी सी गिरावट आ गई, क्योंकि जो पीक पीरियड था उससे थोड़ा डाउनफॉल की तरफ आ गए। द प्लेज written during this period are Cymbeline, The Tempest and The Winter's Tale। The Winter's Tale में भी देखें तो एंड में जाके वो सोल्यूशन जो है वो पेश कर देते हैं। पहले वो सारी तबाही होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से और बाद में उसको सोल्यूशन भी पेश कर देते हैं, तो इस तरह से इसकी भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। विच वर कम्प्लीटली रिटन इन कोलैबोरेशन विद सम अदर ड्रामाटिस्ट, यानी कुछ और ड्रामाटिस्ट के साथ मिलकर जो इन्होंने काम किया। The plays of Shakespeare are so full of contradictory thoughts expressed so convincingly। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने contradictory thoughts पेश किए, यानी जो आम ह्यूमन लाइफ से जो है वो मीट नहीं करती हैं उस तरह के कॉन्सेप्ट, जैसा कि द विंटर्स टेल में एंड में वो जो मुजस्मा होता है उसमें दोबारा से लाइफ आ जाती है हरमियोन का, तो इस तरह की कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उसको भी काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग बना दिया है एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। That it is not possible to formulate a system of philosophy out of them, यानी एक मुमकिन नहीं है कि उसमें कोई philosophically उसको साबित किया जा सके। Each of his characters from the king to the clone, from the most highly intellectual to the simpleton judges life from his own angle, यानी हर अपने अंदाज से हर कैरेक्टर को इन्होंने प्रेजेंट किया। utter something which is so profound and appropriate, यानी काफ़ी गहरी और काफ़ी मुनासिब नज़र आती है। That one is astonished at the playwright's versatility of genius, यानी बहुत ज़्यादा वर्सटाइल जीनियस के मालिक थे, एक अलग अलग अंदाज में नए नए कैरेक्टर्स को क्रिएट करते थे, और इनका जो स्टाइल है वर्सिफिकेशन आर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, यानी जैसे ये बयान करते थे ना अपनी वर्स को, तो ये बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर इनका स्टाइल था। ही वॉज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एज बट आल्सो द फर्स्ट पोएट ऑफ द डे। ठीक है, फर्स्ट पोएट ऑफ द डे एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, यानी इनको ना अपने दौर का जो कह लें कि एक फर्स्ट पोएट ऑफ द डे से मुराद है कि एक यानी कि नई किस्म की पोइट्री जो भी इन्होंने लिखी, और इसके साथ साथ अपनी एज के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी समझे जाते हैं, और क्रिस्टोफर मार्लो के बाद इनको सबसे ज़्यादा प्ले राइटिंग के हवाले से रिगार्ड किया जाता है। ठीक है, और हिज प्लेज आर फुल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्विजिट सॉन्ग्स एंड हिज सॉनेट्स ग्लोइंग विद पैशंस एंड सेंसिटिवनेस टू ब्यूटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जज्बात से भरी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी ब्यूटी के हवाले से इनके वर्क्स के अंदर नजर आती है। रीच द हाईएस्ट वाटर मार्क ऑफ द पोएटिक एक्सीलेंस इन इंग्लिश लिटरेचर। इन हिज प्लेज देयर इज अ फाइन commingling of dramatic and lyric elements. Words and images seem to flow from his brain spontaneously. Spontaneously mean लगातार इनके जहन से images and words जो है वो यानी कि फ्लो करते हुए नजर आते हैं इनके वर्क्स के थ्रू, and they are clothed in a style with which can be called perfect. यानी ऐसे उनको ना ऐसे अंदाज में आप इकट्ठा करके कह सकते हैं कि वो बड़ा परफेक्ट काम जो है ना इन्होंने ड्रामेटिक वर्क्स के हवाले से, इन पोएटिक वर्क्स के हवाले से जो भी इन्होंने काम किए वो बड़े परफेक्ट लगते हैं। Though Shakespeare belonged to the Elizabethan age on versatility, he belongs to all times. ठीक है, तो लेकिन तो कहता है कि एलिजाबेथन एज से बेसिकली तो ये बिलोंग करते थे, लेकिन जनरली अगर हम कहें तो ये यानी कि वर्सटाइल इतने थे कि इनको हर एज में इनको जीनियस कहा जा सकता है, इनके पोएटिक वर्क्स की वजह से भी और इनके प्लेज के वर्क्स की वजह से भी। इवन आफ्टर अकाउंट ऑफ हिज इम्पोर्टेंस इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, यानी वक्त के साथ साथ इनकी जो इम्पोर्टेंस थी, इनकी जो अहमियत है, इनकी जो वर्क्स की इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं हुई बल्कि क्या है कि बढ़ गई है, हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज्ड। एवरी टाइम वी रीड हिम वी बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ हिज ग्रेटनेस लाइक द चार्म ऑफ क्लियोपैट्रा। ठीक है, अब क्लियोपैट्रा में जैसा कि क्लियोपैट्रा का हुस्न जो है वो हर उस चीज़ के बाद जो है वो बढ़ता रहता है, तो ऐसे ही हमें भी यानी कि इनके वर्क्स ऐसे ही बढ़ते हुए नजर आते हैं। जैसे क्लियोपैट्रा में ये कहते हैं कि एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल her infinite variety. The appeal of Shakespeare is perennial. His plays and poetry are like a great river of life and beauty. यानी इनके जितने भी प्लेज हैं, जितनी भी पोइट्री है, वो एक यानी ग्रेट रिवर की तरह है जिसमें कि लाइफ और ब्यूटी को जो है वो इन्होंने आपस में इंटरमिगल्ड कर दिया हो या उसको आपस में अटैच कर दिया हो। तो इस हवाले से विलियम शेक्सपियर को एक बहुत ही अजीम जो है वो पोइट भी कहा जा सकता है, एक ड्रामेटिस्ट भी कहा जाता है। इस वीडियो के अंदर हमने उनको एज अ ड्रामेटिस्ट डिस्कस किया। 37 उन्होंने टोटल प्लेज लिखे और इसके अलावा 154 उनकी इंपॉर्टेंट सॉनेट्स हैं।
तो विलियम शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा अहमियत है एज अ ड्रामाटिस्ट, और काफ़ी ज़्यादा इस क्वेश्चन को जो है वो रिपीट किया जाता है। जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लें अपनी। यानी ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट भी कर देता हूँ, वहाँ से भी आप इनको दोबारा से भी पढ़ सकते हैं, अपने पास सेव भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट के अंदर मज़ीद भी इस तरह की अच्छी वीडियोस मौजूद हैं, तो उनको भी देखें और चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे यानी फ़हीम अहमद की तरफ से नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।